गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस आर द वन ऑफ द टू लास्ट लेक्चर्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस, देन वी विल मूव टुवर्ड्स अनदर चैप्टर। हम कल आपका एक दूसरे चैप्टर पे जाएंगे शेयर कैपिटल पे। आज अगर रिवीजन के साथ हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और आपकी जिम्मेदारी है कि इस चैप्टर को पढ़ें और तुरंत इसके क्वेश्चंस जो मॉड्यूल में दिए हुए उसको तुरंत सॉल्व करें। ठीक है, मैं एक छोटा सा रिकैप, लास्ट वीडियो में मेरी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं नहीं बता पाया था, लेकिन कंपनी को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन नहीं मिलती है। लाइक 3 स्टॉक एक्सचेंज उन्होंने नाम दिया प्रॉस्पेक्टस में, वन ऑफ दे भी अगर परमिशन देता है एक भी, तो कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना अलाउ नहीं होगा, सिक्योरिटी इशू करना अलाउ नहीं करा होगा, दोबारा से उनको सिक्योरिटी इशू करना पड़ेगा। तो वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। 40 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और 40 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, आपको वो प्रॉस्पेक्टस में स्टेट करना पड़ेगा, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपको सिक्योरिटी इशू करना अलाउ नहीं है। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग आगे। मैंने आप लोग क्या पढ़ा था अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में, सबसे पहले कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है जो 90 दिन तक पड़ा हुआ था आरओसी के पास में। अब आपने प्रॉस्पेक्टस इशू किया सिक्योरिटीज के लिए, 30 दिन के अंदर आपको सिक्योरिटीज इकट्ठी करनी है। 30 दिन के अंदर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन इकट्ठा करना है, जो कितना होता है मैंने आपको बताया था 90%। बस कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस में कुछ भी लिख सकती है, बट मोस्टली वो 90% ही होता है। ठीक है, अगर वो 30 दिन में कलेक्ट नहीं हुआ तो अगले 15 दिन में आपको पूरे के पूरे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के पैसे जो आपने शेड्यूल बैंक में शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट के नाम से रखे हुए थे वो आपको वापस करने पड़ेंगे। वो पैसा आप सिर्फ उनके अलॉटमेंट के लिए यूज करोगे, है ना, या उनको पैसा वापस करने के लिए यूज करोगे। किसी और पर्पस के लिए वो पैसा यूज नहीं होगा 30 दिन तक, जब तक कि पूरे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं हो जाता। ठीक है, मैंने बोला था एक शेयर पे आपको मिनिमम कितना पैसा इकट्ठा करना है, मिनिमम 5% ऑफ द फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ये भी मैंने पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, पढ़े कि नहीं पढ़े, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसी वक्त हम लोग को स्टॉक एक्सचेंज के पास भी परमिशन लेनी पड़ती है, वो वो भी 30 दिन तक वेट करते हैं कि जैसे ही कंपनी कलेक्ट करेगी मिनिमम सब्सक्रिप्शन तुरंत मैं इनको परमिशन दूंगा ट्रेडिंग के लिए। और अगर नहीं कलेक्ट किए तो अगले 15 दिन में आपको वापस करना ही पड़ेगा पैसे। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट की ये भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेड्यूल बैंक का मैंने आपको बताया था क्या होता है करके, बिल्कुल भूलना नहीं, ये याद कर दीजिए। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, अलॉटमेंट का मतलब सिंपल है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया तो कंपनी डिसाइड करती है कि चलो शेयर्स को अलॉट करें। तो जब तक शेयर्स अलॉट नहीं होंगे शेयर का एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। अलॉटमेंट के बाद ही जो शेयर होल्डर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास में एक्चुअल शेयर्स आते हैं या शेयर सर्टिफिकेट आते हैं, तब शेयर्स का एग्जिस्टेंस होता है। ये बात ध्यान रखना, जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ शेयर्स। ठीक है, बराबर है, बराबर है। और अगर आप वो एप्लीकेशन मनी 15 दिन में वापस नहीं करते क्योंकि 30 दिन में आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं किया, तो फिर डायरेक्टर्स और कंपनी लायबल रहेगी उसके लिए। बराबर है, समझ में आ गया मैंने क्या बोला आपको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, पेमेंट ऑफ कमीशन। जब कंपनी शेयर्स और डिवेंचर इशू करती है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन या कोई सर्टिफाइड पर्सन अगर कंपनी के बिहाफ में एज अंडरराइटर काम कर रहा है, कंपनी के लिए उन शेयर डिवेंचर्स को बेच रहा है पब्लिक तक, है ना, तो क्या लिखा हूं मैंने, एज रूल 13 कहता है कंपनी एक्ट का रूल 13 टू पे कंपनी में पे कमीशन टू एनी पर्सन। कंपनी किसी व्यक्ति को कमीशन दे सकती है, देना चाहिए ऐसा नहीं लिखा है। या तो वो कमीशन एब्सोल्यूट होगा, डिसाइडेड होगा कितना देना, या कंडीशनल होगा। जैसे तू अगर इतने शेयर बेचेगा, है ना, या इतने बचेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने बोल दिया कि भाई मेरे अगर 10% शेयर बचते हैं ना तो मैं तेरे को 5% का कमीशन दूंगी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, और 10 से कम बचेंगे तो मैं तेरे को कम कमीशन दूंगी। ठीक है, या इतने शेयर बेचेगा तो तेरे को इतना कमीशन मिलेगा। ये कंडीशंस हो सकती है, कोई तकलीफ नहीं है। तो या तो एब्सोल्यूट होगा, पहले से डिसाइडेड होगा आपके आर्टिकल में लिखा होगा, या वो कंडीशंस के हिसाब से होगा जो आपने सब्सिक्वेंट या प्रेसिडेंट डिसाइड की। अब कंडीशन है क्या कमीशन देने की, पहले वो कमीशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। आपको तो पता है ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नहीं तो अलाउ नहीं किया जाएगा। आप जो कमीशन पे करेंगे तो जो आपने शेयर इशू करने पर जो आपको पैसा मिला या तो वहीं से पे करो या प्रॉफिट से पे करो, जो आपके प्रॉफिट से प्रीवियस ईयर के, या दोनों से मिला के। और लास्ट में रेट ऑफ कमीशन, बहुत आसान, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखो, एक शेयर बेचने पर आपको जो कमीशन है वो मिलेगा ना मैक्सिमम 5% ऑफ द प्राइस ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम 5% ऑफ द, मतलब नॉट अप मोर देन 5%। ठीक है, और वो ऑथराइजेशन एओए में होना, क्योंकि शेयर्स बेच रहे हो आप, ओनरशिप बेच रहे हो, तो ऑथराइजेशन एओए देगा तो आप कमीशन पे करोगे, तो नहीं तो नहीं पे करोगे। डिबेंचर बेचने पर जो एक डिबेंचर पे जो आपको कमीशन है वो 2.5% ऑफ प्राइस से ज्यादा नहीं होगा। एक डिबेंचर अगर 10 रुपए का तो आप उसके हिसाब से 2.5% निकाल लीजिए। ठीक है, और वो स्पेसिफाइड इन आईओ। देखो ऑथराइज मतलब क्योंकि आप ओनरशिप बेच रहे हो तो उसका ऑथराइजेशन एओए में होना जरूरी है, इसलिए वहां वर्ड है ऑथराइजेशन।
और डिबेंचर में आप स्पेसिफाइड भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि उसके लिए आपको किसी ओनर से या शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है, इसलिए दोनों शब्दों को समझो। इफ देयर इज नो ऑथराइजेशन यू कैन नॉट गिव द कमीशन इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, और विच एवर इज लेस। अब प्रॉब्लम ऐसी है, अगर नॉर्मली कितना बोल रहा है, तो 5% या 2.5%, या फिर आर्टिकल में जितना ऑथराइज्ड है, विच एवर इज लेस। तो मान लो कंपनी का आर्टिकल में यहां लिखा है 3%, तो डेफिनेटली आप 3% का कमीशन दोगे, और यहां लिखा है फॉर एग्जांपल यहां पर भी 3% लिखा है, तो फिर अब ये वाला दोगे। लॉजिक समझ रहे हैं ना, दोनों में से या तो इतना जो कंपनी एक्ट के हिसाब से, ये आपने जो डिसाइड किया है अपने आर्टिकल के हिसाब से, जिसमें लेस होगा उसके हिसाब से कमीशन दिया जाएगा। तो यहां पर लेस ये है, और यहां पर जो लेस है वो ये है। क्लियर बोल क्या बोला मैंने आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो भूलना मत, विच एवर इज लेस, और ये डिसाइड कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पक्का समझा? चलो बढ़िया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। सिंपल है यार, प्रोस्पेक्टस एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट पर लोग ट्रस्ट करते हैं, उनको लगता है जो लिखा है वो सच है, उसके आधार पर वो कंपनी में सब्सक्रिप्शन करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, सिक्योरिटीज खरीदते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या ऐसा कोई भी कमीशन या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने डाल दिया ट्रैक करने के लिए, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, प्रॉफिट्स, डिविडेंड, वो इन्फॉर्मेशन को आपने ओमिट कर दिया, हटा दिया, जो उनको पढ़ना जरूरी था, शायद आपके बिजनेस उतना सक्सेसफुल नहीं चल रहा, फिर भी आपने वो चीज को ओमिट कर दिया, है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक प्रकार का ये क्राइम है, ये गलत है। तो कंपनी पे सिविल लायबिलिटी अराइज होती है, आपको पता है कंपनी को तो आप सजा दे नहीं सकते, तो सिविल लायबिलिटीज अराइज होती है कंपनी पर, ठीक है, एज पर सेक्शन 35। और जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, जो प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है, उनको क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज होगी, ये भूलने का नहीं है। क्रिमिनल लायबिलिटी का मतलब इम्प्रिजनमेंट भी होगा, भूलने का नहीं, ठीक है। दोनों में फर्क समझाता हूं मैं आपको। अगर ऐसा करते हो आप प्रोस्पेक्टस में, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया, प्रोस्पेक्टस में आपने लिखा कि कंपनी जो डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर को सालों से, तो कंपनी पिछले कुछ सालों से वो पे कर रही है आउट ऑफ, ध्यान देना, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कौन से प्रॉफिट्स? इश्यू ऑफ प्रॉफिट्स, या आपके प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स, ठीक है। तो आपको लगा कि चलो इनके पास प्रॉफिट्स है एज ए इन्वेस्टर, ठीक है, मगर बाद में पता चला, जो शेयर होल्डर था, जो अलॉटी था, उसको पता चला कि भैया कंपनी जो डिविडेंड पे कर रही है पिछले 2-3 सालों से, वो अपने कैपिटल प्रॉफिट से पे कर रही है, ना कि नॉर्मल प्रॉफिट से। अब आप लोगों के साथ क्या फर्क है? कैपिटल प्रॉफिट का मतलब होता है ये प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम कैपिटल एसेट्स को बेच के इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, तभी तो एसेट्स को बेच रहे हैं, तो फिर ऐसी कंपनी में हम पैसे क्यों लगाए? तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो उसके लिए जिम्मेदारी रहेगी। अब क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी तो क्या होगा? देखो, क्रिमिनल लायबिलिटी जब आपको किसी की प्रूफ करना है ना, मतलब आपको प्रूफ करना है कि सामने वाले ने क्राइम किया, ऑफेंस किया है। ऑफेंस वर्ड इसलिए ला रहा हूं क्योंकि ऑफेंस वर्ड हम तब यूज करते हैं जब वो क्राइम नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो, स्टेट के खिलाफ हो, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो। यहाँ मैंने लिखा हूं, ऐसा कोई भी क्राइम जो अगेंस्ट द स्टेट है, अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट है, स्टेट के खिलाफ, तो वहां मेंस रिया देखते हैं। मेंस रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल होता है क्रिमिनल लायबिलिटी को प्रूफ करने के लिए। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, मतलब जब ये आप स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट डाल रहे थे, तो उस वक्त आपका इरादा क्या था? क्या आपका इरादा सही में धोखा देने का था लोगों का? तो अगर धोखा देने का था तो डेफिनेटली आपको सजा होगी, और अगर वो चीज अनजाने में हुई है तो आप बच सकते हो। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ठीक है। मैं कार खड़ी है, मेरी कार खड़ी है, मैंने कार का दरवाजा खोला, पीछे से आके कोई टकरा गया, उसको गिर गया, लग गया, उसको बहुत बुरी तरीके से मार लगी। अब एक क्राइम हुआ, गलत किया मैंने, बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना था मुझे, तो वहां देखना पड़ेगा कि मेरा माइंड गिल्टी था क्या मैं ऐसा करना चाहता था या अनजाने में हुआ, तब तक कि मैं गुनहगार साबित नहीं हो सकता। तो पहले आप देखो कि क्या कंपनी एक्चुअली ऐसा करना चाहती थी कि अनजाने में हुआ। फिर इसकी जो भी प्रोसेस है क्रिमिनल लायबिलिटी की, वो आएगी एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अनुसार, जैसे कंपनीज रूल के हिसाब से होती है। और ये कौन सा क्राइम माना जाता है? अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट, अगेंस्ट द पब्लिक। तो अगर इंटेंशन नहीं है, बोलते ना, अ गिल्टी एक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम इफ इट डज नॉट हैव अ गिल्टी माइंड। कोई गलत काम किया मैंने, मगर मेरा इरादा नहीं था, तो मुझे आप क्राइम की श्रेणी में नहीं लेंगे। फिर सिविल लायबिलिटी क्या बोलती है? सिंपल है, कंपनसेशन। अगर किसी को लॉस और डैमेज हुआ तो इसकी जो प्रोसीजर है, कैसे सिविल लायबिलिटीज अराइज होगी, तो प्रोसीजर ऑफ डूइंग इन द कोर्ट, वो सिविल प्रोसीजर कोड 1980 के हिसाब से है, ठीक है। फिर ये ऑफेंसेस अगेंस्ट द काउंटर पार्टी होगी, मतलब जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को धोखा दे रही है। दो पार्टी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, आपने पढ़ा होगा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ाया था सीए फाउंडेशन में, उसमें भी वो सिविल लायबिलिटीज में अराइज होती है, वन पार्टी टू अनदर पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्रिमिनल लाइबिलिटी आ गई, मतलब नेशनल इंटरेस्ट आ गया, स्टेट आ गई, तो ये ज्यादा खतरनाक कंपनी है। ठीक है, 35, 34 भूलने का नहीं। सिविल लाइबिलिटी तब अराइज होगी जब दो ही पार्टीज होगी और दोनों का एक दूसरे से लेन देन हुआ है, नुकसान पैदा हुआ है, और यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अब उसमें प्रॉब्लम ये 35 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कुछ ऐसे लोग, लाइबल कौन होगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो सर लाइबिलिटी उनकी होगी, ध्यान देना, जब कुछ नाम लेता हूं मैं उस डायरेक्टर की जिस डायरेक्टर का नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है, या जिसने इशू के जस्ट कुछ समय पहले अपना नाम ऐड करवाया, वो व्यक्ति जो उस प्रोस्पेक्टस के इशू के टाइम प्रमोटर था, और समझ रहा है, वो व्यक्ति जिसको हमने ऑथराइज किया था प्रोस्पेक्टस इशू करना, इट मे बी इशू हाउसेस, इट मे बी सम एक्सपर्ट, और वो व्यक्ति जिसके कहने पर हमने प्रोस्पेक्टस में वो इन्फॉर्मेशन डाली है, जो प्रोस्पेक्टस बनाने में माहिर है, यानी वो एक्सपर्ट्स है। सेक्शन 26 और सबसेक्शन 5, वो लोग जो उस मामले में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यूअर्स मैंने पढ़ाया था आपको, नहीं एक्सपर्ट लोग, हम उन लोगों से सलाह लेते हैं जो उस काम में माहिर है। जैसे मेरी रियल एस्टेट की कंपनी है तो वैल्यूअर से लूंगा, मेरी लॉ फॉर्म है तो किसी लॉयर से लूंगा, और ये समझ रहे मैंने पढ़ाया था, टैक्सेशन की फर्म है तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्सपर्टीज लूंगा। तो ये लोग लाइबल रहेंगे, जब या वो उस वक्त डायरेक्टर था, प्रमोटर था, या उसने नाम ऐड कराया, या वो व्यक्ति जो ऑथराइज था, या वो लोग सबसेक्शन 5 ऑफ 26 के अनुसार एक्सपर्ट्स है, जिनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनकी राय के हिसाब से डेफिनेटली। यार एक बात बताओ मेरे को, आप अपने घर में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, और अगर वो इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू कोट करोगे आप, तो आपके घर वाले बिलीव करेंगे ना कि हाँ सारा एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो उस चीज को बता रहे, तो लाइबिलिटी भी मेरी रहेगी। बट कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं डायरेक्टर के पास, प्रमोटर के पास में, ये मैं पढ़ाता हूँ आपके सामने। पहला एक्सेप्शन है कि डायरेक्टर अपनी कंसेंट विड्रॉ कर चुका है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के पहले, वो बोलेगा अगर कोर्ट के सामने कि भैया मैं अपनी कंसेंट विड्रॉ कर चुका था जस्ट प्रोस्पेक्टस इशू होने के कुछ दिन पहले, तो वो प्रूफ करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ डायरेक्टर पे होगा। विदाउट हिज नॉलेज, मेरी नॉलेज के बिना ये प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है, क्योंकि एक ही डायरेक्टर नहीं होता ना, कंपनी में मल्टीपल डायरेक्टर्स होते हैं, तो ये वन ऑफ द डिफेंसेस हो सकते हैं। और उसे और जैसे ही मुझे पता चला कि ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है जिसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, तो मैं उसका पब्लिक नोटिस दे चुका था, यानी मैं लोगों को बता चुका था कि मेरी कंसेंट के बिना ये प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है। और तीसरा है, डायरेक्टर ये बोलेगा कि मेरे पास जो रिपोर्ट आई, मेरे पास जो स्टेटमेंट्स आए, वो उस एक्सपर्ट के थे जो उस काम में माहिर है, वो उस रिपोर्ट के एक्सट्रैक्शन थी, डिटेल थी, जो मुझे लगा कि ये वो बंदा है जिसको तो सब कुछ पता है, वो एक कॉम्पिटेंट बंदा है, ये सीए है, सीएस है, लॉयर है, वैल्यूअर है, एक्सपर्ट है, सबसेक्शन 5 वाला जो आपको पता है। तो अगर वो कुछ बात बोल रहा है तो वो तो सच ही होगी ना, वो तो झूठ नहीं हो सकती, तो मैंने उसकी बात पे बिलीव किया, तो ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि हमने उसको उस काम के लिए रखा है। ये डिफेंसेस है, किसके पास में, प्रमोटर के पास में, डायरेक्टर के पास में। समझा, पक्का समझा। लाइबिलिटी वाला सेक्शन 35(1) बताया मैंने कौन कौन लाइबल होगा, ये लाइबिलिटीज अराइज होंगी, ये एक्सेप्शंस है, सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, 34, 35 भूलने का नहीं, ठीक है। पक्का एक बार देख लीजिए अच्छे से जो लिखा है, एक बार 2 मिनट तक एक बार देख लीजिए, कुछ तकलीफ तो नहीं है। मैंने जो आपको 35(1) पढ़ाया वो लिखा नहीं हूं, बट आपको आपके मॉड्यूल में दिख जाएगा जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। और तीसरा एक्सेप्शन भी जो मैंने आपको बताया कि ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा कोई रिपोर्ट रिलेटेड टू दैट एक्सपर्ट जो जिसको हमने अपॉइंट किया है, जो कॉम्पिटेंट है, जिसको हम मानते हैं कि वो उस व्यक्ति की बात पे भरोसा किया जा सकता है, अगर वो कोई बात कहेगा तो डेफिनेटली मेरी लाइबिलिटी कैसे बनेगी, डायरेक्टर प्रूव करना चाहता है डिफेंसेस में। जो मैंने आपको एक्सपर्ट की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में बताया, तो कौन होते हैं एक्सपर्ट, जो अभी भी बताया। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों सेक्शन 36 में। यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि किन किन की लाइबिलिटी हो सकती है 35(1) के अनुसार। बताया ना, जो उस वक्त प्रमोटर था, तो प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा था, या नेम्ड, उसका नाम आया एज ए नेम्ड एज डायरेक्टर, या वो कोई एक्सपर्ट है, ठीक है ना, 5 सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 26 के अनुसार, है ना, या वो ऑथराइज पर्सन है, बराबर है कि नहीं बराबर है, ये आपको भूलना नहीं है। प्रमोटर था, या नेम्ड एज डायरेक्टर है, एक्सपर्ट है, या ऑथराइज पर्सन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन 36, एनी पर्सन इंड्यूस अनदर पर्सन। जैसे मैं एक पर्सन हूं फॉर एग्जांपल, और मेरे को किसी और व्यक्ति को कोई सिक्योरिटीज इशू करनी है कंपनी के नाम पर। अब ये थोड़ी डिफरेंट चीज हो गई, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हम लोग चीज पढ़ रहे हैं, और वो व्यक्ति को लगता है कि मेरे पास ऑथराइजेशन है सिक्योरिटीज और शेयर डिबेंचर्स बेचने का,
तो अगर कोई पर्सन किसी दूसरी पार्टी को या पर्सन को इंड्यूस करता है कि तुम वो सिक्योरिटीज खरीदो, या कोई डॉक्यूमेंट दिखा के कि ये कंपनी के बिहाफ में मैं आया हूँ या कंपनी के बिहाफ में मैं चीजें इशू कर रहा हूँ, तो क्या होगा देखो। और वो दूसरे व्यक्ति से एग्रीमेंट कर रहा है क्या, शेयर्स एक्वायर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, क्या आप मेरे थ्रू शेयर्स और सिक्योरिटीज को खरीदिए, पैसा आएगा ना, अच्छा पैसा फ्रॉड करके अर्न करना चाह रहा है, क्योंकि वो पर्सन ऑथराइज नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन डालने के लिए या वो प्रॉस्पेक्टस इशू करने के लिए, टू अर्न एनी प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टीज, या वो दो लोगों को मिला रहा है, दो लोगों के बीच में सब्सक्रिप्शंस करवा रहा है, बाइंग सेलिंग करवा रहा है और उसमें से प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये तो कितना हम लोग सुनते हैं टीवी में, पॉलिसी होल्डर्स करते हैं काम, है ना, झूठी पॉलिसी बेचना, कितना सुना है ना, कमीशन के रूप में इसको किया जाता है। ठीक है, या टू अर्न क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम बैंक। अब आप बोलोगे सर कैसे, यार बैंक बोलता है कि तुम कोई हमारे पास में सिक्योरिटी रखो, तो वो बोलेगा मेरे पास में देखो ये प्रॉस्पेक्टस है या मेरे पास में देखो ये सिक्योरिटीज है, जो उसके पास में एक्चुअली नहीं है। तो बैंक क्या करता है, ये जो सिक्योरिटीज होती है शेयर डिपॉजिट, इसको एज ए प्रॉपर्टी यूज करके उसको चार्ज लगा के आपको लोन देता है, उसको गिरवी रख के, है ना, या प्लेज करके। तो हो सकता है आप बैंक को बेवकूफ बना रहे क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए दिखा के मेरे पास में सिक्योरिटीज अवेलेबल है। तो अगर आप ऐसा इंड्यूस करते हैं या मुझे सिक्योरिटीज मिलने वाली है, मैंने एक्वायर की, तो अगर आप ऐसा इंड्यूस करते हैं किसी अदर पार्टी को, तो वो क्राइम माना जाएगा, लायबिलिटी अराइज होगी आपकी। ठीक है, आपको भूलना नहीं है, बराबर है। एनी पर्सन इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर एक्वायरिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज, टू अर्न एनी प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टीज एज ए कमीशन और एज एनीथिंग। ठीक है, और क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए अगर आपको बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पक्का समझा, लोग झूठ बता के भी फैसिलिटीज ले लेते हैं कि देखो मेरे पास में इतनी सिक्योरिटीज है तो ऐसे उसको प्लेज कर लो लोन के लिए, उसके लिए। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट आ गया लास्ट, एक्शंस बाय अफेक्टेड पर्सन। हु आर द अफेक्टेड पर्सन बॉडी, बताइए जल्दी कौन अफेक्टेड पर्सन है। प्रोस्पेक्टस कौन पढ़ता है सर, आम पब्लिक। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो बल्क में होते हैं, दे आर द अफेक्टेड पर्सन। सेक्शन 37 एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन, वो लोग जिनके साथ उस कमीशन और ओमिशन का गलत इंपैक्ट पड़ा, उनके पैसे डूबे, उनका हार्ड मनी डूबा। ठीक है, एनी पर्सन, या तो वो कुछ पर्सन हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं, एसोसिएशन हो सकते हैं ना, कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन हो सकता है, कोई लेबर एसोसिएशन हो सकता है, कोई भी एसोसिएशन हो सकता है, एनी ग्रुप ऑफ पीपल, कोई सोसाइटी हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकता है, कोई भी। अगर उनको चीट किया कंपनी ने, जो सहारा का एक केस याद होगा आपको, सुब्रत रॉय वाला, उन्होंने पब्लिक डिपॉजिट्स के चीट किए थे। एक सत्यम का केस है बहुत बड़ा, इस सत्यम के केस को मैं रेफर करने वाला हूं यहाँ पर। तो ये लोग जब एक्शन लेते हैं ना कंपनी के खिलाफ, इसको बोलते हैं हम लोग क्लास एक्शन। क्लास एक्शन का मतलब होता है एक्शन टेकन बाय ग्रुप ऑफ पीपल इन लार्ज नंबर्स, है ना, अगेंस्ट अ कॉमन हार्म। मतलब बहुत सारे लोगों को किसी एक डिफेंडेंट से ही नुकसान हुआ है, वो डिफेंडेंट कौन है, कंपनी। तो जब बहुत सारे लोग होते हैं, तो अगर वो इंडिविजुअल केसेस फाइल करेंगे तो फिर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा हर किसी के लिए, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है ना। एक तो लिटिगेशन बहुत महंगा होता है हमारे यहाँ पर, जो हमको केसेस फाइल करने हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर डायरेक्ट केस फाइल करना है, या हाई कोर्ट में या कंज्यूमर फोरम्स में, बहुत हाई, फिर कब तक चलेगा, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा चलेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं और साथ में लिटिगेशन फाइल करते हैं। तो ये कॉमन लिटिगेशन नहीं होता कि एक पार्टी है, यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज मिलकर क्लास एक्शन फाइल करती है। एक्चुअली ये जो रंग रूप आया ये सत्यम केस से आया। सत्यम केस में क्या हुआ था, रामलिंगन राजू वाला मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ, एक सॉफ्टवेयर कंपनी, कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा ईयर एग्जैक्टली, उन्होंने कितने हजारों करोड़ों रुपए शेयर होल्डर्स के डुबाए थे। तो उस वहीं पर ऐसा लगा कि अगर इंडिविजुअल शेयर होल्डर इंडिविजुअल सूट फाइल करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा, कितना मनी लग जाएगा। तो वहां से क्लास एक्शन डेवलप हुआ, जिसको हम PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जब मास पब्लिक का नुकसान होता है तो PIL फाइल की जाती है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, अंडर आर्टिकल 32 के अनुसार। और अगर हाई कोर्ट में फाइल करना है तो यू कैन फाइल अंडर 226। तो डायरेक्ट PIL फाइल करनी है अगर आपको, तो आप सुप्रीम कोर्ट में 32 के अनुसार फाइल कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट अ कॉमन लिटिगेशन की एक ही पार्टी है, मल्टीपल पार्टीज ग्रुप की तरह आ रही है। दिस एक्शन इज नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्लास एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब पब्लिक, जैसे किंगफिशर वाले क्लास एक्शन ले सकते थे, जो किंगफिशर ने पैसे डुबाया अपने एम्प्लॉयज के, अपने स्टेक होल्डर्स ने। स्टेक होल्डर समझ गया ना, हर जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, उसमें शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। हर वो व्यक्ति जिसको नुकसान हुआ है कंपनी के गलत एक्शन से। सत्यम के केस में तो हुआ, जेल भी हुई 20 साल की मेरे ख्याल से, उसको करोड़ों रुपए का फाइन भी लगा उस बंदे को, जो उनका उस वक्त डायरेक्टर था, प्रमोटर था, रामलिंगन राजू। हजारों करोड़ों रुपए डुबाए उन्होंने। तो वहां से ये टर्म कंपनीज एक्ट में ऐड हुआ, लिखा ना गिफ्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, एक गिफ्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया एक्शन। बराबर है, समझा? ठीक है,
भूलने का नहीं है, बहुत बहुत इजी टॉपिक्स है, टेंशन नहीं लेने का है ना। और आप लोग पूरी चीजें आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। ये समझो आपको, जो लेस होगा वो डिसाइड होगा, है ना, जो लेस होगा, चाहे वो आर्टिकल के हिसाब से हो या जो आपने डिसाइड किया है। या लाइबिलिटीज कैसे स्थापित होगी, ध्यान रखना। क्रिमिनल लाइबिलिटी कब लगती है, जब अगेंस्ट द स्टेट होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है, पब्लिक इंटरेस्ट होता है, और यहाँ जो दो पार्टीज होती है, सिविल लाइबिलिटी। यहाँ से मॉनेटरी क्लेम होता है, यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट भी होगा। एक्सेप्शन 3 पढ़ा है, कौन इन्वॉल्व होगा ये भी बता दिया। सेक्शन सबसेक्शन 5 ऑफ 26 क्या है, एक्सपर्ट से रिलेटेड, वो भी बता दिया मैंने आप लोगों को, एक्सपर्ट्स कौन होते हैं करके। एक बार आप ग्रुप वीडियो को रिवाइंड करके सुन सकते हैं, या स्लो स्पीड में भी सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चैप्टर खत्म ऑलमोस्ट। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में बताया, सबसेक्शन 41 बताया, सबसेक्शन 42 बताया, 5% ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ शेयर्स बताया आपको मैंने, नॉमिनल वैल्यू 30 दिन 15 दिन नहीं वापस किए तो क्या लाइबिलिटीज होगी। अब लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्राइवेट प्लेसमेंट, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। चैप्टर खत्म। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज शेयर करें, मेहनत आपके लिए की जा रही है और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू।